गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज ना मैंने आपको वैसे जो कराना था, बाई चांस वो टॉपिक बड़ा मैथमेटिकल सा था। तो तो वैसे ही मेरे माइंड में आ गया, मैं कहा एक बार देख ही लूँ ये सिलेबस में है भी कि नहीं। तो इट टर्न्स आउट कि वो कट चुका है सिलेबस से। मतलब इस साल भी नहीं, पिछले साल ही कट गया था। तो सही है, बच गए हम। चलो, इसमें कौन सा पार्ट करना था हमें? स्टिल सी है ना? कुछ हो गया था डिस्कस पहले? अच्छा, एक्सरसाइज 0 बी पार्ट बच्चों। ये अब हो जाएगा पावर फैक्टर, तब नहीं हुआ होगा ना? अब तो पढ़ लिया हमने क्या होता है पावर फैक्टर। वो तो सीधा ही करना है, बस cos पाई बाय 3 है ना। बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बस cos पाई करना है हमें। अच्छा, इसमें बस आप ये गलती करोगे बी के फर्स्ट में। 220 जो है दैट इज आरएमएस वैल्यू, राइट? तो पीक वैल्यू क्या हुई? 220 बाय 220 इंटू √2। तो जो आपका करंट होगा वो क्या होगा? 220 √2 अपॉन 50 इंटू साइन ओमेगा टी, है ना? फिफ्थ क्वेश्चन। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है तो बस 220 ओवर एक्सएल कर दो, निकल आएगी उससे। हाँ बच्चों, आगे सी पार्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों डी पार्ट जो है उसमें ये आपने V4 कैसे निकाला? जैसे आपने V1 निकाला, V1 क्या हो गया? V1 इज बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वो क्या हो जाएगा? और रिमेंबर, आरएमएस वोल्टेज हमें निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। ये हो गया V1।
ऐसे ही V2 कैसे निकलेगा, IRMS इंटू R। सिमिलरली V3 भी निकल गया। अब V4 कैसे निकलेगा, V4 किसके अक्रॉस है, R और L के अक्रॉस। तो IRMS इंटू, एक तरह से आपको Z निकालना है, R और L का, सिर्फ R और L का Z, C नहीं। तो अब वो Z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही V5 में तीनों आ जाएंगे, तो वो टोटल जो इम्पीडेंस है वो वाली यूज कर लेंगे हम। ठीक है जी, आगे। सर सर यस। सर जो कैपेसिटर के थ्रू पावर है, हम्म। सर अगर इंडक्टर नहीं होगा तो सर उसमें फिर भी जीरो ही आएगी। हाँ हाँ, लेकिन कैपेसिटर सर, का भी 590 होता है ना। अच्छा ठीक है सर, प्योर वाला पड़ा सर। हाँ, ठीक है सर। तो एक बार बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लो, इससे आगे वाले भी कई आपको क्लियर हो जाएंगे, और मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगी। आपको R और C दिया हुआ है, तो इम्पीडेंस तो आप सीधा निकाल ही लोगे, रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके। पावर फैक्टर का बच्चों एंगल निकालना है फाई। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे अपना, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। चाहे ये यूज कर लो, चाहे जो मैंने आपको लिखवाया था cos फाई यूज कर लो, R बाय Z। इससे आप फाई निकाल लोगे। तो ये आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताते हो, मतलब आप इसमें कोई साइन के साथ नहीं बताते, एंगल प्लस माइनस के साथ। बाकी पावर फैक्टर तो निकल ही आया सीधा। अब जो फोर्थ है बच्चों, जैसे जब करंट पूछा है, तो आप कौन सा करंट निकालोगे, दिस विल बी RMS करंट। जब भी कुछ मेंशन नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, हमें RMS निकालना होता है। तो वो RMS अब कैसे निकलेगा, आपको जो मेंशनड है वो भी 220 जो है वो RMS ही है, तो बस 220 बाय Z कर दोगे, उससे आंसर निकल आएगा। फिफ्थ वाले में क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम पूछा है, तो जो भी RMS आया इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम बात, जब वोल्टेज अक्रॉस R पूछा है, उसका मतलब है RMS वोल्टेज, so that will be IRMS into R। Similarly this will be IRMS into XE and so on। ठीक है, डन बच्चों, समझ आ गया ये? तो फोर्थ क्वेश्चन पार्ट 3 का बच्चों क्या कह रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट 3 में क्या है।
पावर फैक्टर मतलब cos phi r by z। कौन सा पार्ट कह रहे हो आप? थर्ड पार्ट तो पावर फैक्टर है। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट सर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें भी वही गड़बड़ ना हुई हो। 220 इज आरएमएस, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब z निकाल के, तो मतलब आई आरएमएस इंटू एक्सएल करके निकलेगा थर्ड पार्ट। इसका आंसर आ रहा है बच्चों? बोलो भाई, फोर्थ के थर्ड का आंसर आ रहा है बच्चों? एटी 4.9 आ रहा है। यस सर, ऐसे ही आ रहा है सर। वो कई बार ही ये चक्कर होता है, मतलब वही आरएमएस और पीक वाले ही पंगा होता है। 1% ये हो सकता है कि उन्होंने पीक ना दिखाओ पीछे, या इसी से आ रहा है। करा नहीं लग रहा काम किसी ने। कि ये सर ऐसे तो सर वही आता है जो सर आरएमएस लेके तो 84.9 वाला ही आता है ऐसे। ऐसे 84 आ रहा है, तो हाँ फिर जी सर। 84 ही होगा आंसर, है ना? मतलब इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि पीक निकालो, और जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम आरएमएस ही निकालते हैं। और सर एक टाइम लैग क्या होता है? हाँ, टाइम लैग वैसे मतलब आपके मॉड्यूल में थे क्वेश्चंस। टाइम लैग का क्या मतलब है? जैसे हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि करंट आगे है या करंट पीछे है, वो हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बताते हैं। हाँ जी सर। तो उसको अगर हमें एंगल की जगह टाइम की टर्म्स में बताना हो कि करंट कितना टाइम पीछे है, टाइम पीरियड तो की वो यूनिट्स में कैसे? सर ऐसे। अब एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये टाइम लैग बन जाता है। ठीक है। हाँ जी सर, और एक सर फिफ्थ क्वेश्चन बता दो। इसमें आपको ये मानना है फिफ्थ में कि उस इंडक्टर कॉइल की रेजिस्टेंस भी है, तो सर जब पहले सर क्योंकि मतलब। क्योंकि अदरवाइज तो फर्स्ट केस में इनफाइनाइट करंट ही हो जाता ना। हाँ जी सर। आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ये पता चल गया कि उस इंडक्टर कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो 10/2.54 है। यस सर। सेकंड केस में आपको ये पता चल गया कि जो इम्पीडेंस है XL² + R², वो आपकी 5 है। तो इससे आप L निकाल लोगे। ओके सर। एक बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इसमें हो सकता है आपको एकदम लैंग्वेज से क्लियर ना हो। इसका मतलब ये था, मतलब बेसिकली ये जो है इतना पोर्शन, ये दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड। मतलब फर्स्ट पार्ट का मतलब है कि कैपेसिटर बताओ
टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैम्प, और सेकंड पार्ट का मतलब है कि इंडक्टेंस बताओ टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैम्प। तो सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ, हमें क्यों मतलब कोई कैपेसिटर या इंडक्टर या कोई भी डिवाइस लगाने की जरूरत है बच्चों? वोल्टेज कम करने के लिए। हम देख सकते हैं कि जो लैंप है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो सकती है वो 20 हो सकती है मैक्सिमम, जबकि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो 200 है। ठीक है ना? तो नहीं, इट इज नॉट टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशन, मतलब लैंप खराब ही हो जाएगा भाई, लैंप के अक्रॉस 20 वोल्ट ही हो सकता है, राइट? और हम 200 दे रहे हैं, तो वोल्टेज कम करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ लगाना तो पड़ेगा ही, राइट? तो हमें मतलब इस तरीके का सर्किट बनाना पड़ेगा कि ये लैंप है, इसके साथ चाहे हमने इंडक्टर लगा दिया चाहे हमने कैपेसिटर लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे एक एसी सप्लाई लगा दी। तो लैंप की कुछ रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस सी हो गई। लैंप की रेजिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? 80? नहीं, दिस इज नो नॉट लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की तो बात तब होती है अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है यहाँ पे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आपने सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया तो उसने सर्किट की इंपीडेंस बढ़ा दी, इंपीडेंस बढ़ा दी तो करंट कम कर दिया, करंट कम कर दिया तो बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो गई। या उल्टा कह लो कि जो 220 वोल्ट था या 200 वोल्ट था, अब वो रेजिस्टर और कैपेसिटर में डिवाइड हो गया। तो वो इस तरीके से डिवाइड करना है हमें कि बल्ब के अक्रॉस तो 20 आए। ठीक है जी? तो ये रेजिस्टेंस बच्चों 80 आ रही है। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी करके। तो अब हम क्या चाहते हैं बच्चों? हम ये चाहते हैं कि हमारे लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट्स ही हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो सर्किट की इंपीडेंस निकाल लो। तो अब सर्किट में करंट कितना हो गया? 200 बाय जेड। नाउ व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लैंप? I इंटू आर। लैंप तो एक रेजिस्टर ही है, ये कितना होना चाहिए? 20। तो इससे बच्चों आपके पास Z निकल आएगा और Z से आप फिर XC निकाल लोगे। आया समझ बच्चों? यस। फिर अभी भी सेकंड और सेकंड पार्ट में समझ में आया। क्या चीज? अभी भी सेकंड पार्ट जो है 6 क्वेश्चन का वो समझ में नहीं आ रहा। या ये अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट निकाला है कैपेसिटर, है ना? सेकंड पार्ट में क्या होगा? इंडक्टर, मतलब काम सारा सेम रहेगा,
बस फर्क क्या आएगा, सब कुछ वही करना है, यहाँ XC की जगह आप XL लिख दोगे तो उससे इंडक्टर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि भाई कैपेसिटर इंडक्टर कुछ मत लगाओ, आप रेजिस्टर लगा दो। तो अगर हम रेजिस्टर ही लगा देते हैं तब ये हम ऐसे इम्पीडेंस वाला कुछ नहीं करेंगे, तब तो हम सिंपल नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो 80 प्लस R हो गई। ठीक है ना, उससे हम करंट निकाल लेंगे और उस करंट से फिर हम जो वोल्टेज है वो निकाल लेंगे। मतलब अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है फिर तो कोई रिजल्टेंट वाला नहीं लगेगा ना। ओके, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है विच इज मोर इकोनॉमिकल, कैपेसिटर इंडक्टर, तो इसमें क्या है कि हम रेजिस्टर नहीं यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि रेजिस्टर तो हमें पता है कि सारा हीट लॉस करवा देता है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो कोई लॉस नहीं करवाते। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटर या इंडक्टर यूज करना इकोनॉमिकल है कंपेयर्ड टू रेजिस्टर। तो बच्चों आपको याद है एक बार मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था फैन के रेगुलेटर वाला, तो उसमें भी हमें यही करना होता है। जब हम कहते हैं कि हमें फैन को 1 2 3 4 5 चेंज करना है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब फैन 1 पे है तो उस टाइम पे उसकी इम्पीडेंस जो है, बताओ वो कम होएगी या ज्यादा होएगी? 1 पे उसकी इम्पीडेंस सबसे ज्यादा होएगी, है ना, और 5 पे उसकी इम्पीडेंस सबसे कम होएगी। तो जब हम रेगुलेटर घुमा रहे हैं तो हम एक तरीके से इम्पीडेंस चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों जो पुराने जमाने के रेगुलेटर्स होते थे, जो बड़े बड़े से बॉक्सेस होते थे जिनके ऊपर एक पूरी बड़ी सी नॉब बनी होती थी जिसको हम घुमाते थे, उन रेगुलेटर्स के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस होती थी। तो हम जब मान लो हमने फैन को 1 नंबर पे कर दिया तो हमने क्या किया, सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने पीछे से एनर्जी तो उतनी ही ली है, ठीक है, बट हम ये चाह रहे थे कि भाई फैन के पास कम एनर्जी जाए, तो इसलिए हमने बाकी एनर्जी को रेजिस्टेंस की फॉर्म से हीट की फॉर्म में लूज करवा दिया। तो इसलिए वो जो पुराने वाले रेगुलेटर थे वो गर्म हो जाते थे पूरे। ठीक है, अब जो बच्चों रेगुलेटर्स आते हैं आपने देखा होगा सबके घरों में लगे होंगे, जो ऐसे बस एक गोल सा नॉब बना होता है जिसको आप घुमाते हो, छोटा सा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो अब भी आप चेंज तो इंपीडेंस ही कर रहे हो, बट अब आप इंपीडेंस चेंज रेजिस्टेंस चेंज करके नहीं कर रहे,
आप इंडक्टेंस चेंज करके कर रहे हो, तो वो इंडक्टेंस चेंज करने से क्या होगा कि इंडक्टर तो एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो अब फैन स्लो हुआ, लेकिन फैन को स्लो करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने पीछे से ही एनर्जी कम ली है, हमने एनर्जी वेस्ट नहीं की। ठीक है, आगे बचो। और कोई क्वेश्चन बचो सी पार्ट में? 16th लिखना था सर, 16th लिखना था। ये 16th के बी पार्ट का आंसर गलत है बच्चों। ये पी और एस आएगा, पीछे पी और आर दिया हुआ है, आई थिंक वो पी और एस आएगा। ये करेक्शन कर लो। सर एक ए पार्ट का सर क्यू कैसे है सर? ए पार्ट का रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। आप वो निकाल लो, कॉस फाई निकाल लो आर बाय जेड करके, या टैन फाई निकाल लो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर करके। तो एक्सएल तो जीरो ही हो गया, तो एक्सी बाय आर करके निकाल लो, वो टैन फाई 1 आ जाता होगा। सर एक वो बता दो कि ये कैसे पता चलता है कि लीड कर रही है, जो करंट है वोल्टेज से, कि मतलब लैग कर रहा है? किस केस में? जैसे वो तो उससे पता है ना हमें सीधा कि भाई कैपेसिटर अगर होता है तो करंट लीड करता है। आरसी और सर्किट में सर? आरसी में तो रेजिस्टर तो कोई चेंज करता ही नहीं फेज, है ना, बचा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, वो करंट को लीड करवाता है। तो अगर हमारे सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होगा तो करंट लीड करेगा। अगर सिर्फ इंडक्टर होगा तो करंट लैग करेगा। और अगर कैपेसिटर इंडक्टर दोनों होंगे तो फिर डिपेंड करेगा कि कौन कौन ज्यादा सा है? डोमिनेट करेगा। ओके सर। अब जैसे जो सी पार्ट है वो क्या बन गया, एल सी। तो इसमें अब हमें निकालनी पड़ेंगी दोनों की वैल्यूज। आई थिंक ओमेगा क्या गिवन है, 200। तो सी पार्ट में अगर हम देखें एक्सएल, एक्सएल बन गया ओमेगा एल। तो ये कितना बन गया बताओ, 200/2 पाई इंटू 4। वो सर सीधा ओमेगा की दी हुई है वैल्यू, तो सर वो 200। ओमेगा है या फ्रीक्वेंसी है? ओमेगा ही है, ठीक है ठीक है। तो एक्सएल 800। बन गया 800, एक्स सी बन गया तो ये बन गया 10⁻6/600। तो ये बन गया 10⁻4/6। ये 800 है। हाँ, तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, एक्स सी बड़ा लग रहा है,
है ना? तो उसके हिसाब से आ जाएंगे आंसर्स। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 में कहाँ पे थे हम? ए पार्ट तो हो गया था आई थिंक, है ना? हाँ बच्चों, बी पार्ट में बताओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 9। नाइट में वोल्टेज दी हुई है, इंडक्टेंस दी हुई है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ई नॉट बाय एक्सएल करना है बस। इस चैप्टर में तो बच्चों सारे क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। 11th क्वेश्चन देखो। देखो वोल्टेज में जो एंगल है वो 100 पाई टी माइनस पाई बाय 6 है, करंट में जो एंगल है वो 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6 है। तो करंट का एंगल ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? अगर आप दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पाई बाय 3 बन जाएगा, पाई बाय 6 माइनस माइनस पाई बाय 6 करके। तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, और वो एंगल कितना है? 60। तो बी बन जाएगा। ठीक है, 12th भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ट्वेल्थ में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज का एंगल कम है, करंट का ज्यादा है। ठीक है, तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ? करंट लीड कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर करंट लीड कर रहा है तो, और वो कितने एंगल से लीड कर रहा है, वो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो पाई बाय 4 बन जाएगा। अच्छा बच्चों, एक ना ये नोट करना, एक ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस बच्चों ये बन जाते हैं, जैसे इसी पे बेस्ड, कि जैसे आपको वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशंस दे दिए, ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे बताओ कि आपके सर्किट के अंदर आर, एल और सी में से कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो एक बार ध्यान से सोच के बताओ मुझे इस क्वेश्चन के लिए, और नोट भी कर लो। कि आर, एल और सी में से कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीनों। मतलब आपको करंट और वोल्टेज के एक्सप्रेशन को देख के बताना है कि सर्किट के अंदर आर, एल और सी में से कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। अभी तक गलत हैं जितने भी आंसर्स आए हैं मेरे पास।
अब सही आया है हरजोतिंदर, गुड, वेरी गुड। ट्वेल्थ क्वेश्चन में पूछा मैंने। हम्म, अब ठीक है आदित्य। तो देखो बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे आप क्या बता सकते हो? आप एक तो ये बता सकते हो कि भाई जो Z है वो करंट अपॉन, सॉरी, वोल्टेज अपॉन करंट कर दिया, वो 2 हो गया। ठीक है। और आप ये बता सकते थे कि ये जो, सी इस केस में बच्चों करंट और वोल्टेज में से कौन आगे? ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इससे बताओ करंट और वोल्टेज में से कौन आ गया? करंट आगे हुआ, राइट? क्योंकि वोल्टेज में तो -π/4 है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से हमने डिराइव किया था उसके अंदर आप फाई क्या लोगे, +π/4 लोगे या -π/4 लोगे? मैंने समझाया भी था आपको स्पेशली तब, जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था। हमारे वाला जो फेजर डायग्राम था बच्चों, याद करो, उसमें करंट पीछे था, वोल्टेज आगे थी। करंट एक्स एक्सिस पे आया था, वोल्टेज ऐसे आई थी। तो ये वाला एंगल लिया था हमने। ठीक है ना? जो सिचुएशन गिवन है उसमें करंट आगे है, मतलब आपने फाई को -π/4 लेना। ठीक है। तो मतलब जब हम tan फाई करेंगे तो वो -1 होगा, विच विल बी इक्वल टू XL - XC/R। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास बस यही इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से बच्चों हम ये नहीं बता सकते कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज क्या होंगी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर किया था वो ये किया कि आर और सी होंगे। तो आर और सी बच्चों तब होंगे जब आपने एक्सएल को 0 माना है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि आर, एल और सी तीनों, ठीक है? सोच लो एक बार इसको ध्यान से।
तो आंसर होगा कि या तो आर और सी होंगे या आर एल सी तीनों होंगे, ये आंसर होगा। नहीं, आपने तो शायद आर सी बोला था ना। अच्छा, मैंने वो दूसरे वाला नहीं पढ़ा था, सिर्फ पहले वाला ही पढ़ा था मैसेज। वो मिस हो गया दूसरे वाला। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। तो ये ना मैं आपको भी लिखवा ही दूंगा नोट्स में, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी आगे। आ, आगे बताओ, और कोई क्वेश्चन में डाउट? तो 16th क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप, ये आई इंटू एक्सी। आगे तो 17th में तो बस रिएक्टेंस पूछिए, ओमेगा एल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 17th क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस लेस देने का कोई पर्पस है? इसका कोई काम नहीं है। इसका काम तो तब आता अगर इंपीडेंस लिखा होता क्वेश्चन में। जब रिएक्टेंस ही लिखा है तो रिएक्टेंस तो ओमेगा एल ही होती है हमेशा, राइट? आगे बचो। सी पार्ट। तो एनर्जी डिसिपेटेड कैसे निकालोगे? आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी, पावर इंटू टाइम। कशिश हैप्पी बर्थडे। कौन सी कशिश का बर्थडे है? 94। ओके, कशिश 94 हैप्पी बर्थडे। हाँ बच्चों, सी पार्ट में आगे बताओ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो पहले आप Z निकालोगे, Z से आपके पास I आएगा, और फिर उससे वी आर, आई इंटू आर।
सर हाँ जी। सर कई बार सर क्वेश्चन में ये नहीं पता चलता कि सर ये आरएमएस की बात कर रहे हैं कि पीक वैल्यू की। सिंपल लॉजिक है ना, जब कुछ नहीं मेंशन तो वो आरएमएस है। और सर जैसे मतलब इन्होंने सर इनडायरेक्टली सर अगर रेजिस्टेंस पूछी हुई है सर करंट से, हाँ सर कि पहले करंट फाइंड करना है फिर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, हाँ। तो फिर तो सर हमें मतलब पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं, मतलब बस आरएमएस आपको ये से ध्यान रखना है कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है या इम्पीडेंस निकालनी है, तो या तो ई नॉट बाय आई नॉट कर दो, या ई आर एम एस बाय आई आर एम एस कर दो। कि मतलब अगर आरएमएस से निकालनी है तो वोल्टेज भी आरएमएस में होनी चाहिए। हाँ हाँ। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, क्या आंसर आएगा? बोलो भाई। ए आएगा या डी आएगा? आदित्य, तुम्हें इतनी बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे दिख जाता है भाई एक बार में। हाँ बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करो। ए आएगा, डी आएगा? ए आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी कब आता है? ये रिलेशन होता है फॉर पीक वैल्यूज या आरएमएस वैल्यूज। मैंने इसीलिए, आप देखो जब हम डिराइव कर रहे थे, मैंने स्पेसिफिकली हर जगह पे वी नॉट लगाया था जब हम फेजर्स बना रहे थे। ठीक है, तो समझो एक बात को। अगर हम ये कहते हैं कि कोई सर्किट है, उसमें तीनों कंपोनेंट्स की वोल्टेजेस का सम इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, किरचॉफ से यही आता है। तो जो हमने फेजर से रिलेशन निकाला था, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का नहीं निकाला था। वो किसका निकाला था? वो पीक वोल्टेजेस का निकाला था। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? बोलो भाई। जिन लोगों ने डी मार्क किया था, बात क्लियर हो गई? मतलब इसी क्वेश्चन में सिर्फ अगर यहाँ पे पीक या फिर आरएमएस लिखा होता, तो हमारा आंसर डी बन जाता। ठीक है,
इसको भी मुझे याद कराना, ये भी मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, मतलब गलती का चांस बहुत ज्यादा है ना। आगे बच्चों, कल तो मतलब बहुत होमवर्क मिला था तुम्हें, हाँ? सर इसमें सी ऑप्शन क्यों नहीं है सर, ये बता दो। LCR है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 है, तो वैल्यू ऑफ C इज, तो अगेन देखो वही ध्यान रखना है, करंट लीड्स वोल्टेज लिखा है बाय 45, तो आपका जो फाई होगा वो -45 फुट होगा, तो tan फाई इक्वल टू -1 इक्वल टू XL माइनस XC/R, उससे निकलेगा क्या। आगे, सर यस, सर करंट लीड्स वोल्टेज है तो सर मतलब जो एक्स एक्सिस होगा हाँ, सर उस पे तो वोल्टेज आ जाएगी। नहीं उसका मतलब ये नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज का फेजर है, करंट का फेजर उससे 45 डिग्री आगे। हाँ जी सर, तो फिर सर -45 कैसे सर? जो हमने जब ड्राइव किया था, तो याद करो, हमारा करंट का फेजर ऐसा बना था और वोल्टेज का फेजर ऐसा बना था, तो हमने इसको फाई बोला था, और यहाँ पे ये हमारा XL माइनस XC आया था। ओके सर। हाँ, ये यही मैंने आज लिखवाना था कि ये गलती ना हो। ओके सर। हाँ बच्चों, और कोई क्वेश्चन? ओके, सर यस, सर एक बार आप वो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हमने कल एंड में फॉर्मूला डिराइव किया था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, ये कैसे है? वो जो फेजर से आया था, यस सर। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, तो आप देखो कि हमारा वोल्टेज का जो फेजर है वो था रेड वाला, ठीक है ना, और करंट वाला जो फेजर है वो कौन सा है, ब्लैक वाला जो एक्स एक्सिस पे है। तो हमने करंट का एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाया था,
भाई हमने ये देखा कि हमारे फिगर के हिसाब से जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। अगेन बच्चों, जब मैं आगे और पीछे की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंड वहां पे मैं एंगल किस तरह ले रहा हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए जो करंट वाला फेजर है वो पीछे हुआ। और कितने एंगल से? फाई से। ठीक है ना? तो क्योंकि वोल्टेज का जो फेज था या उसका जो एंगल था वो था सिंपली ओमेगा टी, तो इसलिए हमने करंट वाले फेजर का एंगल लिख दिया ओमेगा टी माइनस फाइव। तो उससे ये एक्सप्रेशन बना था। ठीक है, मतलब हमने वोल्टेज वाले से कंपेयर करके लिखा कि वोल्टेज वाले का ओमेगा टी था एंड करंट वाला उससे फाइव पीछे है, तो इसलिए करंट वाले का बन गया ओमेगा टी माइनस फाइव। सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो आई नॉट है यानी जो पीक वैल्यू है वो ये वाले आई से आगे है, फाइव फेज डिफरेंस से आगे है, और फिर जो बोलो। जो जो हमारी आई नॉट पीक वैल्यू है वो फाइव आगे है हमारे जो हम इंस्टेंटेनियस ये करंट निकाल रहे हैं। जो मतलब जो वोल्टेज है वो फाइव आगे है करंट से, ये कह रहे हो आप? यस सर। हाँ तो फिर उसका यही मतलब नहीं हो गया कि आई नॉट भी मतलब एक तरह से वो भी फेज में पीछे चला गया? हाँ, मतलब बेसिकली जैसे मर्जी कह लो, या ये कह दो ई नॉट आगे है या ये कह दो कि आई नॉट पीछे है। तो ओके। अब जब हम आई नॉट का एक्सप्रेशन लिख रहे थे वो हम ई नॉट से कंपेयर करके लिख रहे थे, तो मुझे ई नॉट से फाइव एंगल कम लिखना था। तो इसलिए वो ओमेगा टी माइनस फाइव बन गया। ठीक है सर। इसको आप ऐसे कंपेयर करो, जब हमने इंडक्टर के केस में लिखा था, इंडक्टर में आ गया था ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो यस हमने वोल्टेज से 90 पीछे को बनाया था फेजर, है ना? यस सर। वो चीज है। थैंक यू सर। तो बच्चों, एक तो सबसे पहले ये लिखो कि जब आपने ये रिजल्ट यूज करना है तो ये याद रखना कि आपने फेज जो लिखना है वो कैसे लिखना है, दैट इज फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना, आपने हमेशा जब फेज निकालना है तो वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज करके निकालना है फॉर बोथ दीज रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट्स डिराइव करते हुए ये माना है कि वोल्टेज आगे है। तो जैसे मान लो आपने निकाला और उससे आपका tan फाइव नेगेटिव आ गया, तो आपको एकदम पता चल गया कि भाई वोल्टेज करंट से पीछे होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके केसेस बना लें कुछ, अगर फाई जीरो है इसका मतलब बच्चों हमारा सर्किट किस तरीके का हुआ?
फाई जीरो मतलब बच्चों किस टाइप का सर्किट हुआ? दिस विल बी अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है। मतलब अगर इंडक्टर कैपेसिटर हैं भी तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर फाई इक्वल टू पाई बाय टू आता है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? किस टाइप का हुआ सर्किट? इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ध्यान से देखो। दिस विल बी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। मैं बच्चों इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो करंट का एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें अगर हम फाई को पाई बाय टू डालेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो गया ना। तो लाइकवाइज अगर फाई माइनस पाई बाय टू होगा तो ये हो गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ बच्चों ये लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि या तो प्योरली रेजिस्टिव या इंडक्टर कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो अगर हमारा फाई कुछ जीरो से पाई बाय टू के बीच में होगा तब हम क्या कह सकते होंगे? तो देखो बच्चों, एक तो ये देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगेन, कि अगर हम फाई को जीरो से पाई बाय टू के बीच में कह रहे हैं तो इसका मतलब करंट का एंगल स्टिल कम है कंपेयर टू वोल्टेज, है ना। ओमेगा टी माइनस समथिंग बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्किट में या तो
हाँ बच्चों। एक सेकंड बस। है वो माइनस बच्चों मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम सिंपल वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वी एस इक्वल टू वी आर प्लस वी सी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप पीक वैल्यूज को ऐड करोगे क्या हो गया?
ओके तो चलो हम एक बहुत ही देसी तरीके से करते हैं काम। बच्चों अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट समझ आ गया सबको कि अगर तो सीधा ऐड कर रहे हैं तो मतलब अगर तो सीधा किसी टाइम पे जो वैल्यूज है उनकी बात कर रहे हैं, मतलब जिनको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बोलते हैं, तब तो सीधा एडिशन हो जाएगी। बट जब हम पीक वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा कि वी नॉट एस इज इक्वल टू वी नॉट आर वाला रिजल्ट लगेगा। सेकंड पॉइंट सबको समझ आ रहा है? हाँ बच्चों, हम ये तो नहीं ओके बोल रहे ना कि जब पीक वैल्यू है तब पहला वाला नहीं लगेगा। तो बस बच्चों एक जो हमें फाइनल पॉइंट समझना है इस चैप्टर में, रेजोनेंस के हम बाकी सारे पॉइंट्स तो समझ चुके हैं। ये कुछ तो अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं जब से नया अपडेट हुआ है ये एप्पल का। तो अभी मैंने ये किया है कि आईपैड से मतलब मीटिंग ज्वाइन नहीं की, मैं सिर्फ आईपैड के वन नोट में लिख रहा हूँ और ये वन नोट मैंने लैपटॉप वाला ही शेयर किया हुआ है, तो वो अपने आप सिंक हो रहा है, तो थोड़ा सा शायद लैग आएगा। हाँ दैट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब बोथ रिजल्ट्स आर ऑलवेज ट्रू। तो रेजोनेंस से बच्चों हमने एक जो रिजल्ट लिखा था, हमें पता है कि जब फ्रीक्वेंसी 1/√LC हो जाती है तो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, जिससे कि जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट? तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों? देखो इस कंसेप्ट को कि रेजोनेंस हो गई, तो इसकी एक एप्लीकेशन है बच्चों रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है, एक्सटर्नली बच्चों हमारे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आई हुई हैं, सारे अलग अलग रेडियो स्टेशंस की, ठीक है? सारे रेडियो स्टेशंस की स्पेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जब हम कहते हैं कि हाँ हमने अपने रेडियो को ट्यून किया, हमने रेडियो का चैनल चेंज किया, तो हम क्या कर रहे हैं, तब हम अपने डिवाइस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने डिवाइस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 92.7 कर दिया, ठीक है? तो क्या होगा कि मेरे डिवाइस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 92.7 उसके साथ मैच कर गई, तो रेजोनेंस हो गई। उस रेजोनेंस के कारण एक लार्ज करंट प्रोड्यूस हो गया, और उस लार्ज करंट से हमारे को वो कैसे दिख रहा है, वो लार्ज करंट हमारे को साउंड की फॉर्म में सुनाई दे रहा है, ठीक है? सिमिलरली
बच्चों जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, तो मेटल डिटेक्टर्स के केस में क्या होता है, जैसे जब हम कोई मॉल जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, वी नो कि एक ऐसे इस तरीके का बॉक्स होता है जिसके थ्रू हम पास करते हैं, राइट। तो ये जो बॉक्स होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ऐसे कॉइल होती है वायर की, ठीक है। और इस कॉइल को हमने किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है, सोर्स के साथ। अब बच्चों देखो हमने यहां पे क्या किया होता है, हम ये मानते हैं कि जब इस कॉइल के अंदर कोई मेटालिक पीस आएगा, ठीक है, इस मेटल के कारण कॉइल का एल चेंज हो जाता है। तो मान लो जो एल था वो एल से एल डैश बन गया। अब हमने जो यहां सोर्स है, इस सोर्स की बच्चों फ्रीक्वेंसी पहले से ही 1/2 पाई रूट एल डैश सी करके ही दी हुई है। मतलब हमने पहले से ही उसको वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो हमारे को पता है कि जब इस कॉइल के अंदर मेटल रखा जाएगा तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जैसे ही इस कॉइल के थ्रू कोई मेटल पास करता है तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। तो वो रेजोनेंस हमें किस तरह से अपीयर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ अगेन लार्ज साउंड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? एल कैसे चेंज हुआ? एल जो होता है क्वांटिटी, वो मीडियम डिपेंडेंट होती है ना। अगर आपने मीडियम के अंदर कुछ मेटालिक पीस रख दिया उस कारण से। तो यस, अब माइंड में डाउट आना चाहिए कि भाई मेटल पीस तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो हर केस में कैसे रेजोनेंस बन जाएगी, इजंट इट? हमें पहले से ही थोड़ी पता है कि एग्जैक्टली कितने साइज का मेटल आएगा, कि कौन कितनी बड़ी गन लेके आएगा, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जो हमारा करंट का एक्सप्रेशन था वो क्या था, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन था, वो ये एक्सप्रेशन था। अब हमें ये तो पता है कि जब ओमेगा को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर दोगे तब तो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बच्चों इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, आई नॉट वर्सेस ओमेगा, तो बच्चों ऐसा तो ग्राफ बनाना मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। बट हम ब्रॉडली देखो कैसे बनाते हैं। हमें दिख रहा है कि जब ओमेगा 0 है तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इनफाइनाइट हो गया,
राइट? दिख रहा है बच्चों ये? जब ओमेगा 0 है तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है बच्चों, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब ओमेगा 0 है तो जो डिनोमिनेटर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, और जब ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो भी अपना डिनोमिनेटर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बच्चों ग्राफ आ रहा है कोई आपकी स्क्रीन पे? सर तो बच्चों वाई एक्सिस पे शो करो करंट, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो आई नॉट, एक्स एक्सिस पे शो करो ओमेगा। और अब एक बेल शेप्ड ग्राफ बनाओ। फटाफट बना लो जब तक दिख रहा है। तो बच्चों इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तब तो करंट बहुत ज्यादा मिलता ही है, लेकिन उसके आसपास वाली भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर भी आपको करंट की ठीक ठाक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, मतलब हमें कोई बिल्कुल ही पीक वैल्यू की जरूरत नहीं होती, अगर उसके आसपास वाली थोड़ी वैल्यूज भी मिल जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो जैसे हम ऊपर मेटल डिटेक्टर वाली बात कर रहे थे, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पीक ही आए, अगर पीक के आसपास वाला करंट भी आ जाए
तो भी हमारा काम चल जाता है। तो अब बच्चों ये हमने फिक्स किया हुआ है कि आसपास वाला कितना, ठीक है, आसपास तो बहुत वेग टर्म है, कि आसपास वाला अगर कितना हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये जो हम आसपास वाला बोल देते हैं, फिर बंद हो गया दिखना ना। यस सर। तो ये बच्चों इस तरीके का ग्राफ बन गया, जिसकी जो पीक वैल्यू थी हमें पता है E नॉट बाय आर हो गई, करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसके आसपास वाली भी कुछ वैल्यूज हों तो भी एक करंट का ठीक ठाक मैग्नीट्यूड आ जाता है, जिससे हमारा काम चल जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हो गई ओमेगा 1 से ओमेगा 2, जिसके करस्पॉन्डिंग भी हमें करंट की ठीक ठाक वैल्यू मिल रही है। और ये ठीक ठाक वैल्यू हमने क्या फिक्स की हुई है बच्चों, दिस इज आई मैक्स बाय √2 टाइम्स। मतलब जो मैक्सिमम था, अगर उसका √2 टाइम्स भी आ रहा है करंट, 1/√2 टाइम्स, तो भी काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो ये हर जगह हमने ऐसे ही फिक्स किया हुआ है कि चलो ठीक है, पीक ना सही, अगर उसके आसपास भी थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आई तो काम चल जाएगा। तो ये बच्चों जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिक सा होता है। तो जितना हमने वेरी किया हमारी मेन फ्रीक्वेंसी से, मान लो उसको हमने बोल दिया डेल्टा ओमेगा, मतलब हम डेल्टा ओमेगा से बढ़ा भी सकते थे और डेल्टा ओमेगा से कम भी कर सकते थे। तो बस यहाँ पे बच्चों दो वैल्यूज हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। एक तो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बोलते हैं हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को, जो कि 2 डेल्टा ओमेगा भी हो गया। ठीक है, दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी L/R। बैंडविड्थ क्या बता रही है हमें, बैंडविड्थ हमें रेंज बता रही है कि किस रेंज तक, कि भाई जैसे 92.7 है लेट से, तो अगर मैं कहूं कि उसकी बैंडविड्थ 100 हर्ट्ज है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि 92.7 एग्जैक्ट ही होना चाहिए, उसके प्लस माइनस 50 तक भी, 50 हर्ट्ज तक भी आपको ठीक ठाक आवाज आ जाएगी। ठीक है, और एक हम टर्म बोलते हैं शार्पनेस
या क्यू फैक्टर, उसको हमने डिफाइन किया हुआ है एज ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये बन गया ओमेगा नॉट आर बाय एल। ठीक है, ये बस अभी वैल्यूज लिख लो। इसका फिजिकली क्या मीनिंग है मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, हाँ, दिस एक्सक्यूज चैप्टर मी इज सर, ओवर। तो आपने होमवर्क में बच्चों डी पार्ट करना है। ठीक है, जो पीक आई था ई नॉट बाय आर, ये रेजोनेंस वाला करंट है ना। कौन सा आई? एल। एल जो सर्किट की इंडक्टेंस है। सर आपको आवाज आ रही है? यहां कोई एल एल डैश नहीं है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। इसमें तो ये ग्राफ हमने क्या कर रहे हैं, या तो हम ओमेगा चेंज कर रहे हैं, यहां हम एल नहीं चेंज कर रहे। तो सर्किट का तो एक ही एल है। ठीक है, चलो बच्चों ये कंप्लीट कर लेना होमवर्क प्लीज। ओके देन, बाय।